So, hey guys, welcome back to our YouTube channel. So, finally, we are back with a क्रिया शैली सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर 10 तक देख लिया था, जिसका नाम था त्रिदोष। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आहार के बारे में। आहार अगर हम लोग देखें तो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि आहार अग्नि और आहार पाक मिलके 26 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आहार जो चैप्टर है वो बड़ा चैप्टर आता है आपका, जिसमें आहार के क्लासिफिकेशंस भी पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशंस के बाद आहार, अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन नानी, ये वाली चीज़ें भी पूछी जाती हैं। आहार विधि विधान, आहार परिणाम कर भाव, ये सारी चीज़ें भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अगर वहाँ से देखेंगे, गूगल पे जाइए AYUGKS सर्च करिए, सबसे पहला जो लिंक आता है वो आपका सिलेबस होता है। तो वो सिलेबस पे जाके आप लोग देखिएगा आहार चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। तो जो जितनी भी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें मैं एक जगह पे कंपाइल करके ले आया हूँ। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा, वही-वही आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी, उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होगा। और जितनी भी पूरी-पूरी चीज़ें हैं, वो यहाँ पे होगी। ऐसी कोई भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं पड़ी है, जिसमें पूरा-पूरा आहार चैप्टर दिया हो। लेकिन इस वीडियो में पूरा आहार चैप्टर मैं बताने वाला हूँ इन डिटेल, ठीक है? तो ये चैप्टर बड़ा होने वाला है, इसलिए आराम से बैठ जाइए, कॉपी बुक ले लीजिए और जैसे-जैसे मैं हाइलाइट करते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ, जो-जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो-जो अनइम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको छोड़ दीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखते रहिए साथ में, तो ज़्यादा ईज़िली आपको चीज़ें तैयार होंगी। तो आहार की बात करें तो सबसे पहले तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि त्रिस्तंभ क्या होता है? तो त्रिस्तंभ होता है, बताइए, वात, पित्त और कफ। चलो ये तो ईज़ी था। अब उपस्तंभ क्या है? त्रि उपस्तंभ। तो उपस्तंभ में आता है आहार, स्वप्न या फिर निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो ये 3 चीज़ें आती हैं उपस्तंभ में, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट अपना आता है आहार। अभी और इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आहार के बारे में। जितनी भी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, उतनी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आहार की बात करें तो इसकी डेफिनिशन आती है, अ, आहायति इति आहारा उपानादि सर्वः। तो आहार वह है जिसमें जीव भोजन, देखो 4 तरीके के आहार होते हैं, खाद्य, पेय, भक्ष्य और लेह। तो ये 4 तरीके के आहार होते हैं, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको ये जितने भी आहार हैं, ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। खाद्य, पेय, भक्ष्य और लेह। इसमें से खाद्य क्या होता है? जो हम लोग खाते हैं। पेय क्या होता है? जो हम लोग पीते हैं। भक्ष्य क्या होता है? जिसको फाड़ कर, नोच कर खाना पड़े या फिर काट-काट कर खाते हैं, काटते हैं या फिर भक्ष्य करते हैं। और लेह क्या होता है? जो चाट कर खाया जाता है, ठीक है? तो ये 4 तरीके के आहार होते हैं। अब यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, और भी पॉइंट हैं आहार के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जीवधारियों का प्राण होता है। अगर आहार ही नहीं लेंगे तो प्राण नहीं बचेंगे। इस संसार की प्रवृत्ति भी अन्न की ओर होती है। अर्थात प्रत्येक जीव में प्रथम क्रियाकलाप अन्न प्राप्ति के लिए ही होता है। सबसे पहले तो जैसे कोई इंसान है या कोई भी जीव है, इंसान छोड़ दीजिए, कोई भी जीव है, तो वो सबसे पहले अपना खाने का ही ढूँढता है। तो यहीं पे बताया गया है कि सबसे पहले कुछ भी करने से पहले वो ये देखता है कि मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वर्ण, मन की प्रसन्नता, स्वर, दीर्घ जीवन मतलब लंबी जीवन, प्रतिभा, सुख, तुष्टि, आत्मसंतोष, पुष्टि, शारीरिक बल और मेधा, ये सभी भाव पथ्य अन्न सेवन से प्राप्त होते हैं। पथ्य क्या होता है? पथ्य जो अच्छा होता है, अनुकूल होता है, अनुकूल, जो होलसम होता है, जिसमें सब चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए हितकर होता है, जो हमारे हृदय को अच्छा लगता है। व्यवहार में जो लौकिक कर्म किए गए हैं, स्वर्ग प्राप्ति हेतु वैदिक कर्म किए जाते हैं, तथा मोक्ष प्राप्ति हेतु में जो कर्म बताए गए हैं, वो सभी अन्न से ही आश्रित हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया यहाँ पे, इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट आता है कि आहार का महत्व क्या होता है चरक अनुसार।
तो चरक ने आहार का महत्व ये बताया है कि अ, आहार के ही हित और अहित भेद से व्यक्ति के जीवन में सुख व दुख उत्पन्न होता है। कि मतलब अगर हित आहार कर रहा है कोई इंसान, तो उसके जीवन में सुख होगा, और कोई अहित आहार कर रहा है, तो उसके जीवन में दुख उत्पन्न होगा। तो ये चरक ने बताया था। इसका एक श्लोक भी है, आहार संभवम वस्तु रोग आहारम संभवा हिता अहित विशेषास्तु विशेषो सुख दुखयो। ठीक है, तो ये श्लोक है छोटा सा, अगर याद करना हो तो याद कर सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा अगर लिख देते हैं इसको। आप क्वेश्चन में अगर कुछ आता है आहार के बारे में, तो आपके आंसर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी इसके बाद है आहार विधि विधान, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, यहाँ पे भी पढ़ेंगे, चरक संहिता में भी पढ़ेंगे। तो चाहे यहाँ पढ़िए चाहे चरक संहिता में पढ़िए, पढ़ना तो आपको है ही। तो सबसे पहले आहार विधि विधान में भोजन ग्रहण करने के निम्नोक्त नियम बताए गए हैं, कि मतलब भोजन किन किन तरीकों से ग्रहण करना चाहिए, उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे उष्ण होना चाहिए, ठीक है, स्वादवर्धक, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, शीघ्रता से पचाने वाला, वात अनुलोमन, कफ का क्षयकरण करने वाला होता है। स्निग्ध, शरीर को उपचय करता है, इंद्रियों को दृढ़ बनाता है, शारीरिक शक्ति की वृद्धि करता है और वर्ण प्रसाधन का कार्य करता है। मात्रावत, मतलब प्रॉपर क्वांटिटी में भी खाना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं खाएंगे तो कुछ दोष बढ़ जाएंगे, कुछ दोष का मतलब कुछ दोष की वृद्धि हो जाएगी, कुछ का क्षय हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बॉडी है उसमें विषमता अवस्था आ जाएगी, विषम हो जाएगी चीजें। विषम मतलब डिसबैलेंस हो जाएंगी चीजें, जिसकी वजह से रोग की उत्पत्ति होगी। जठराग्नि को दूषित ना करने वाला हो, इतना खा रहे हैं कि जठराग्नि मंद नहीं हो रही, तीव्र नहीं हो रही, अपना आराम से सही चल रही है। आहार का सम्यक पाचन व मल का अनुलोमन सरलता से करने वाला हो। ठीक है, कि आहार की सम्यक पाचन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है आहार के पाचन में, इतना मात्रा में आहार करना चाहिए। फिर आता है जीर्ण, कि मतलब आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रीवियस फूड, कि पहले जो हम लोग खाना खाया था उसका पाचन हो रहा है, उसके बाद ही कोई खाना खाना चाहिए दोबारा, वरना उसके बाद क्या होता है, जठराग्नि मंद हो जाती है, फिर उससे आम विष की उत्पत्ति होती है और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। बाकी पांचवा है वीर विरुद्धम, मतलब ऐसा खाना खाना चाहिए कि जो वीर विरुद्ध ना हो। वीर अविरुद्ध आहार करने से विरुद्ध आहार जन्य रोग उत्पन्न नहीं होते, वरना विरुद्ध आहार आप लोगों ने खाया तो विरुद्ध आहार से फिर रोग जो होंगे वो उत्पन्न होंगे। ठीक है, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत तरीके के विरुद्ध आहार होते हैं, उसको भी आप लोग विरुद्ध आहार चरक चरक में पढ़ेंगे। बाकी इसमें भी शायद अभी आएगा आगे, तो इसमें भी पढ़ेंगे। फिर है छठवां, इष्ट है देश, मतलब किसी ऐसी जगह पे खाना चाहिए जो आपके मनो अनुकूल हो, फेवरेबल प्लेस हो, और फेवरेबल एसेसरीज के साथ खाना चाहिए, कि अचार खा रहे हैं साथ में ऐसी चीजें खा रहे हैं जो अच्छा है। ना अतिदुतम, मतलब बहुत जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, और बहुत देर से भी खाना नहीं खाना चाहिए, ना तो बहुत जल्दी खा रहे हैं ना तो बहुत स्लो खा रहे हैं। फिर है अजलपन, अहसन, तन्मना भुंजित, मतलब बातें नहीं करनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए खाना खाने समय, और कंसंट्रेशन के साथ अपना आहार ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, और 10वां है आपका आत्म अभिसमीक्ष्य भुंजित सम्यक, मतलब अपनी जठराग्नि, देह की आवश्यकता और अपने अनुकूलता का विचार कर कर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब खुद को एनालाइज करके ही भोजन करना चाहिए। जैसे हमारी बॉडी में जो हम लोगों ने प्रीवियसली भोजन खाया था वो नहीं पचा, हमें पता है, तो हम अभी कम भोजन करेंगे या फिर भोजन नहीं करेंगे। हमारी जठराग्नि, हमें पता है कि इस वक्त मंद चल रही है और भूख नहीं लग रही, तब भी भोजन करे पड़े तो वो दिक्कत देगा। इसीलिए उतना ही चीजें करनी चाहिए जितनी आपकी कैपेसिटी हो। तो ये आ गया आपका आहार विधि विधान। ये कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए। इनके जो वो हैं, क्या कहते हैं, हेडिंग्स, वो इंपॉर्टेंट है, तो हेडिंग्स अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। उसके अंदर का तो आप अपने आप बना बना के भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आता है कि आहार विधि
विशेषायतनानि कौन से होते हैं? अष्टविध आहार विधि विशेषायतनानि। तो आहार के 8 विधि विशेषायतन होते हैं। कौन-कौन से? प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोगिता। इसका चरक में भी श्लोक आता है, तत्र मतलब प्रकृति का तो अलग है, बाकी इसका भी एक अलग श्लोक आता है। कुछ इस तरीके से आता है, तत्र अष्टविध आहार विधि विशेषता आयतनानि इति प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल। तो वो श्लोक आप चरक में विमान स्थान में देख सकते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है, तो एक बार मैच कर लीजिएगा। बाकी प्रकृति, सबसे पहला है प्रकृति। तो स्वभाव को प्रकृति कहते हैं, या आहार व औषध में विद्यमान द्रव्यों का स्वाभाविक गुण होता है। जो भी हम लोग आहार खा रहे हैं, उसका जो भी गुण होता है, उसको हम लोग यहाँ पे प्रकृति बोल रहे हैं। जैसे मांस जो होता है वो गुरु होता है, मृदक लघु होता है, शूकर गुरु होता है और एड़ जो होता है वो लघु होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, हर ड्रग की, हर औषधि की, हर आहार की अलग अलग होती हैं, तो उसको उसकी प्रकृति बोलते हैं। फिर आता है कर्ण। कर्ण क्या होता है कि किस तरीके से हम लोग खाने को प्रोसेस कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग खाने को बना रहे हैं। अब जैसे संस्कार होता है, किसी के गुणों को अपने अंदर लेना संस्कार कहलाता है ना। आपने पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ा होगा, संस्कारो ही गुणांतर्धानम, कि गुण का अंतर्धान मतलब गुण को दूसरे के अपने अंदर लेना संस्कार कहते हैं। अब यहाँ पे करण जो है, वो एक तरीके से फिर से संस्कार करना हुआ, कि स्वाभाविक द्रव्य जो हैं उनका पुनः संस्कार करना कहा जाता है। जैसे गुणों का आधान जल, अग्नि, सन्निकर्ष, शौच, मंथन, देश काल, वासन, भावना के द्वारा काल प्रकर्षण एवं पात्र विशेष में रखने पर होता है। अब ये जैसे दिए हुए हैं तरीके, कि किस किस तरीकों से हम लोग गुणों का अंतर्धान या आधान कर सकते हैं। जैसे जल के साथ उसे मिला दिया, या अग्नि के साथ उसे पका रहे हैं, सन्निकर्ष कर रहे हैं, किसी दो चीजों को मिला रहे हैं, साफ कर रहे हैं, मथ रहे हैं किसी को, एक देश से दूसरे देश में ले गए। काल काल के अनुसार भी हम लोग उसका संस्कार करते हैं। जैसे हंसोदक आपने पढ़ा होगा, कि सूरज की गर्मी, सूरज की किरणों से तृप्त हुआ जल और चंद्रमा की किरणों से तृप्त हुआ जल, ऐसे जो जल होते हैं ना, उसको हंसोदक बोलते हैं। और भी आएगा, हंसोदक की एक अच्छी खासी डेफिनेशन होती है, कि अगस्त्य नक्षत्र में उस उसमें विष जो है, विष वाले गुण वो सारे निकाल दिए गए, तो वो हंसोदक बनता है। तो ऐसा जल जो पीने लायक दी बेस्ट होता है, उसे हंसोदक बोलते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो उसकी लोड मत लीजिए। तो यही है वासन, भावना। भावना क्या होता है? जैसे कोई भी द्रव्य है, किसी भी द्रव्य में इतना जल डालना कि वह डूब जाए, और उसके बाद उसका तब तक मर्दन करते हैं जब तक वो फिर से सूख ना जाए, तो भावना कहलाती है। तो ये सारे संस्कार करने के अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। अब उसके बाद आता है थर्ड, संयोग, कॉम्बिनेशन। जैसे किसी एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के साथ हम लोगों ने मिला दिया, तो उसे संयोग बोल रहे हैं। जैसे मधु व घृत का संयोग, मधु मत्स्य तथा दूध का संयोग। राशि, राशि क्या है? कि जैसे हम लोग दाल चावल खा रहे हैं, तो दाल चावल हम लोग किस तरीके से खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, वो होता है। जैसे मात्रा व अमात्रा के फल विनिश्चयार्थ सर्वग्रह एवं परिग्रह नाम से राशि दो भेद बोले गए हैं। सर्वग्रह, परिग्रह। जैसे हम लोग ने दाल चावल एक ही में मिला लिया, ठीक है, एक में मिला के खा लिया, तो उसे हम लोग बोलेंगे सर्वग्रह। अगर हम लोग दाल अलग पी रहे हैं और चावल अलग खा रहे हैं, तो उसे बोल देंगे परिग्रह। सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। बाकी फिर उसके बाद आता है देश, कि प्लेस कौन सा है। तो जैसे देश स्थान को कहते हैं, कि जो स्थान होता है वही देश होता है, और द्रव्य की उत्पत्ति, प्रचार एवं देशात्म को अभिव्यक्त करता है, कि मतलब वो जो चीज उग रही है वो किस देश में उग रही है, तो उस देश की क्या क्वालिटी होगी। जैसे अनूप अनूप देश के जो मांस होता है वो सबसे हीन होता है, हीन है। तो ये कैसे पता चला? क्योंकि हम लोगों को देश का ज्ञान था। फिर काल की बात करें,
अब जैसे अलग-अलग ऋतुओं में अलग-अलग दोष की वृद्धि होती है और क्षय होता है। संचय होता है, प्रकोप होता है, प्रशमन होता है। उसी तरीके से वो काल का ज्ञान रखना कि हाँ, वर्षा ऋतु है तो वात का प्रकोप हुआ होगा। ये चीज़ पहले चैप्टर्स में भी बता चुके हैं कि कैसे हो रहा है, वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप हो रहा है, कैसे पता? तो ये पिछले चैप्टर्स में बता चुके हैं, त्रिदोष में भी बताया था, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर, तो वहाँ पे पता चल जाएगा। तो काल का भी हम लोगों को पता होना चाहिए, नित्यक और आवस्थिक ये 2 तरीके के काल होते हैं, एक्सटर्नल और कंडीशनल, 2 प्रकार के होते हैं। अब पदार्थ विज्ञान में भी जो काल वाला चैप्टर है, ठीक है? दिशा दिशा काल निरूपण, तो वो चैप्टर आप जाके देखिए तो वहाँ पे आवस्थिक, नित्यक सारी चीज़ों का मतलब बताया गया है। तो हाँ, ऋतु के अकॉर्डिंग भी चीज़ें देखनी चाहिए, जैसे वात ऋतु है उसमें अ, वर्षा ऋतु है उसमें वात का प्रकोप हो गया। तो अब हम लोगों को ये देखना पड़ेगा ना कि ऐसे आहार-विहार करें जो वात का शमन कर दें। तो ये चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा। उपयोग संस्था रूल ऑफ यूज़ है कि किस तरीके से हम लोगों को खाना ग्रहण करना चाहिए, आहार ग्रहण करना चाहिए, ठीक है? उपयोगिता कंज़्यूमर सेम वही जो हम लोगों ने अभी देखा था कि कोई इंसान किस चीज़ के लिए साथ में है, किस चीज़ के लिए साथ में नहीं है, इस चीज़ का भी ज्ञान होना चाहिए, इस चीज़ का भी ज्ञान करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या हो गया आपके अष्ट आहार विधि विशेषायतनानि। तो ये याद होना चाहिए, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था और उपयोगिता, वो भी लाइन से याद होना चाहिए। ये नहीं कि आगे-पीछे याद कर रहे हैं। और ऊपर ये आहार विधि-विधान, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये हो गया आपका आहार, अष्ट आहार विधि विशेषायत। अब आ रहा है द्वादश, क्या है? द्वादश अशन विचार। ये मतलब 12 गाइडलाइंस बताई गई हैं कि किस तरीके से हम लोगों को खाना खाना है। अभी जैसे अष्ट आहार विधि विशेषायतन में हम लोग ने उपयोग संस्था पढ़ा था, क्या होता है वो रूल ऑफ यूज़ होता है कि किस तरीके से हम लोग कौन-कौन से रूल्स होते हैं। तो वही यहाँ पे द्वादश अशन विचार उसी को कह सकते हैं कि डीप में इलैबोरेट करा गया है। जैसे एक आचार्य सुश्रुत ने आहार को द्वादश प्रकार का उल्लेख तथा इनके उपयोग किन अवस्था में करना चाहिए इसका वर्णन किया गया था। तो ये बस पढ़ लीजिए, ये आपके सिलेबस में एनसीईआरटी वाले दिया तो नहीं हुआ था, बट हाँ, आपको थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए कि कौन-कौन से होते हैं। इसीलिए आप इसके हेडिंग्स बस देख के चले जाइएगा। शीत आहार, उष्ण आहार, स्निग्ध आहार, रुक्ष आहार, द्रव, शुष्क, एककालिक, द्विकालिक, औषधयुक्त, मात्राहीन और प्रशमन और वृत्ति प्रयोजक। सिंपल, शीत आहार कोई ठंडा आहार है, शीत आहार है। उष्ण आहार गर्म है। स्निग्ध आहार जो चिकना है। रुक्ष आहार जो खुरदरा है। द्रव जो लिक्विड स्टेट में डाइट हम लोग लेते हैं। शुष्क जो सूखा-सूखा फूड लेते हैं। एककालिक जो सिर्फ दिन में 1 बार लेते हैं। द्विकालिक जो दिन में 2 बार ले रहे हैं। औषध युक्त ऐसा आहार जिसमें औषध या फिर मेडिसिन मिली हो, उसे औषध युक्त बोलते हैं। मात्राहीन मतलब किसी स्मॉल क्वांटिटी में खाना खाना। प्रशमन कारक ऐसा आहार जिसको खाने से किसी दोष की शांति हो या फिर किसी रोग की शांति हो, उसी को कह रहा है प्रशमन। वृत्ति प्रयोजक वो आहार है जैसे कोई इंसान है वो सही है, एकदम सम अवस्था में है, तो उन सम अवस्था को साथ में बनाए रहने के लिए जो भी आहार होता है उसे हम लोग कहते हैं वृत्ति प्रयोजक आहार। ठीक है? फिर उसके बाद आहार परिणामकर भाव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। कौन-कौन से होते हैं फैक्टर्स दैट इज़ रिस्पांसिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ योर फूड। तो इसमें पहला है आहार का पाचन जिन भावों पर निर्भर करता है, उन्हें आहार परिणामकर भाव कहते हैं। मतलब ये फैक्टर्स हैं इन चीज़ों पे जो डाइजेशन है वो हमारा क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है। तो कौन-कौन सी चीज़ें हैं? कि कितनी गर्मी है, कितना एयर है, कितना मॉइस्चर है, कितना चिकनाहट है, कौन-सा काल चल रहा है और समयोग। कि मतलब जो क्लेद आदि तथा आहार राशि का संयोग है, अन्न का परिणाम से उत्पन्न सम्यता से उत्पन्न या फिर साम्यता उत्पन्न करता है।
तो ये चीज़ें हैं कि हाँ, अगर हम लोग सही तरीके से चीज़ें खाएँगे, तो वो सात्विकता को उत्पन्न करेगा। अगर हम लोग चीज़ें सही तरीके से नहीं करेंगे, तो असात्म हो जाएगी अपनी शरीर। तो इसमें उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है संतर्पणजन्य व्याधि, कि डिज़ीज़ ड्यू टू ओवर न्यूट्रिशन। मतलब बहुत सारा खाना खा लिया है, बहुत सारा न्यूट्रिशन ले लिया, उससे भी कुछ डिज़ीज़ेज़ उत्पन्न होंगी। कौन-कौन सी डिज़ीज़ेज़ होंगी? प्रमेह है, सबसे इम्पोर्टेंट डायबिटीज़, या फिर इसको बहुमूत्रता भी बोलते हैं आयुर्वेद में। बहुत ज़्यादा अ, मूत्र का मूत्र का आना, प्रमेह है। अब इसमें भी बहुत तरीके के होते हैं। टोटल 20 तरीके के प्रमेह बताया है आयुर्वेद में, जिसमें वात, पित्त, कफ ये मेन कैटेगरी है, जिसमें वात के 4, पित्त के 6, कफ के 10 होते हैं। अब इसमें प्रमेह में हम लोग कह सकते हैं ओबेसिटी भी होती है, ओबेसिटी भी बोलते हैं। अब हम लोग ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो ओबेसिटी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। पीड़ का हो गया, कोष्ठ, कंडू, पांडु रोग, ज्वर, कुष्ठ, आमदोष, मूत्रकृक्ष, अरुचि, तंद्रा, नपुंसकता, स्थौल्य, गुरुगात्रता, इंद्रियों का स्रोतस में कफ लिप्त होना, मोह, प्रति अ, प्रमीलक और शोथ, ये सारी चीजें हैं। जैसे आम दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब जठराग्नि मंद हो गई, जठराग्नि मंद है, तब भी हम लोगों ने खाना खा लिया। अब वो क्या हुआ, रस जो था वो अच्छे तरीके से बना नहीं, और आधा पका रस ही रह गया, जिसको हम लोग कह रहे हैं आम रस। तो आम दोष की उत्पत्ति करता है आम रस। मूत्रकृक्ष, तो मूत्रकृक्ष में क्या हो रहा है कि डिसयूरिया, हम लोग इसे इंग्लिश में कहते हैं, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। अरुचि, मतलब खाने का मन नहीं कर रहा है, रुचि ही खत्म हो गई। तंद्रा, बहुत ड्राउजीनेस हो रहा है। नपुंसकता, ठीक है, नपुंसकता भी पता होगा। स्थौल्य, मोटापा। गुरु गात्रता, गात्र जो होता है, गात्र सब शब्द, इसका क्या मतलब होता है, शरीर। शरीर का आपने पढ़ा होगा, पर्याय का श्लोक, गात्रम वपु सननम, शरीर वर्ण विग्रह, ठीक है। काय देह कली बुप्सो स्त्रियाम मूर्ति स्तनु स्तनु, ये जो श्लोक था, ये इसमें सबसे पहला जो पर्याय आ रहा था शरीर का, गात्रम वपु सननम। तो गात्र, या फिर वपु, या सनहन, सनहनन, शरीर, वर्ण, विग्रह, तो ये सारे शरीर के ही पर्याय होते हैं, जिसमें गात्र, गुरुता, इससे समझ में आता है हम लोगों को कि शरीर में भारीपन हो जाएगा। इंद्रियों और स्रोतस में कफ का लिप्त होना है, मतलब स्रोतस जो हैं, जो हमारे बॉडी के चैनल्स हैं, उन सबको ब्लॉक कर देना, तो वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। सिंपल, कफ दोष बढ़ गया, आम दोष बढ़ गया, तो जाके अब जो भी बॉडी में स्रोतस थे उन सबको ब्लॉक कर दिया। मोह हो गया, जैसे बुद्धि, मतलब कह सकते हैं कि चक्कर वक्कर आएगा, चिंतित रहेंगे। शोथ मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने ज्यादा खाना खा लिया तो उसकी वजह से हो गया। बट इसकी चिकित्सा किस तरीके से करेंगे? अब हो गया तो हो गया। तो चिकित्सा लंघन, लंघन पाचन, दोष अवशेचन, ये चिकित्सा सूत्र होता है जनरली, तो ये करा जाता है। लेकिन उसके अलावा भी चीजें होती हैं, जैसे वमन करा दिया, विरेचन करा दिया, रक्त मोक्षण, व्यायाम, उपवास, धूमपान, स्वेदन कर्म, ये सारी चीजें। मधु के साथ हरितकी चूर्ण, ये भी बहुत अच्छा तरीके से काम करता है। रुक्ष अन्न, योग त्रिफलादि क्वाथ, मुस्तकादि क्वाथ, कुष्ठादि चूर्ण। नित्य व्यायाम करना चाहिए। भोजन पूर्ण पच हो जाने पर ही दूसरा भोजन ग्रहण करना चाहिए। सिंपल सी चीजें हैं। अब तर्पण जन्य व्याधि, जैसे अब इसको क्या बोल रहे हैं, कुपोषण। तो पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो कौन कौन सी डिजीजेस उत्पन्न होंगी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शरीर का बल कम हो जाएगा, वर्ण मतलब कलर, ओज मतलब जो सारभूत धातु होती है, या उपधातु भी बोलते हैं जिसको, तो उसको हम लोग ओज कहते हैं। बहुत ज़रूरी होती है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। शुक्र, मांस, इन सब का क्षय हो जाएगा, ये सारी चीज़ें कम हो जाएँगी। काम अनुबंध ज्वर, पार्श्वशूल, अरोचक, श्रोतेंद्रियों की दुर्बलता, उन्माद, प्रलाप, हृदय रोग। इसमें हृदय रोग इम्पोर्टेंट है। मलमूत्र का संग हो जाएगा, कि मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। जंघा, उरुवत्र के प्रदेश में शूल, पर्वों, अस्थियों व संधियों में शूल, और ऊर्ध्ववात आदि वातजन्य रोग उत्पन्न होंगे। तो सिंपल, वातजन्य जितने जितने भी रोग हैं वो यहाँ पे उत्पन्न होंगे आपके।
चिकित्सा की बात करें तो मांस, रस, दूध, घृत, स्नान, स्नेहन, वस्ति, अभ्यंग और तर्पण करना चाहिए। मांस रस मतलब मांस खिलाना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए, घी खिलाना चाहिए, स्नान कराओ, स्नेहन कराओ, बस्ती कर्म, अभ्यंग और तर्पण, खाना वाना खिलाया अपना। जल में घुला सत्तू बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसमें बताया है। फिर विरुद्ध आहार के बारे में बात करते हैं कि विरुद्ध आहार कौन से होते हैं। तो विरुद्ध आहार ऐसे कोई दो आहार होते हैं, या फिर कोई ऐसी दो चीजें होती हैं जिसको हम लोग साथ में ले रहे हैं, तो वो दोनों अपने अपोजिट इफेक्ट के कारण बॉडी में दिक्कत उत्पन्न कर देती है, रोग उत्पन्न कर देती है। कौन कौन से हैं? देह धातु प्रत्यानिक भूतानी द्रव्याणि। तो देह की धातुओं के विपरीत गुण वाले द्रव्य देह के धातुओं के विरुद्ध कार्य करते हैं और उसे ही विरुद्ध आहार बोलते हैं। इसका ये श्लोक है, ये वाला श्लोक, ये इंपॉर्टेंट है, अगर याद करना हो तो याद कर लीजिएगा। बाकी इसका ये जो 18 प्रकार के विरुद्ध आहार होते हैं, इसका भी श्लोक आपको चरक संहिता में मिल जाएगा। यच्चापि देश काल अग्नि मात्रा सात्व अनिलादिवी संस्कार तो वीरश्च कोश अवस्था क्रमौरपि परिहार उपचार भयाम पाकात। तो इसी तरीके से आगे श्लोक है, वो देख लीजिएगा आप चरक में। ठीक है, तो 18 प्रकार के विरुद्ध या फिर विरुद्ध आहार के घटक द्रव्य भी बोलते हैं सर। तो विरुद्ध आहार घटक, आहार घटक, श्लोक, चरक संहिता। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 26, सूत्र स्थान। ठीक है, वहां जाके देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा इसका श्लोक। तो वहां से अगर आप याद करेंगे तो इजी याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत दिक्कत नहीं आएगी आपको याद करने में। फिर क्या है, इसकी चिकित्सा कैसे करते हैं? अब जैसे ये है नाम, आपको नाम सबके याद हो गए, आपने श्लोक याद कर लिया, नाम याद हो गए, बस उसके अलावा बहुत ज्यादा आपके लेवल पे कुछ नहीं है। इसके ये है कि हाँ, रोग कौन कौन से उत्पन्न होते हैं ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो इसका भी श्लोक है, पांड्य आंध्र विसर्प दकोदराणाम विस्फोट को उन्माद भगंद्रणाम मूर्छा मद आदिमान गल ग्रह पांडु। तो ये सारा एक श्लोक में भी दिया हुआ है, तो उस श्लोक से भी आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप याद कर सकते हैं। देखिए, श्लोक याद करने का ये फायदा होता है कि श्लोक आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। एक बार आप देखेंगे, रिवाइज करेंगे, आपको पूरा पूरा चीजें रिवाइज हो जाएगी। और पीजी अगर करना है आपको तो श्लोक इंपॉर्टेंट है सारे, तो श्लोक आपको याद करने ही पड़ेंगे, वरना आपका काम तो इसमें भी चल जाएगा। आप कुछ भी अपने आप से बना के लिख दीजिए, जो भी जठराग्नि से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं, जो जठराग्नि से रिलेटेड या फिर अग्निमंद से रिलेटेड रोग उत्पन्न होते हैं ना, वो सारे आम दोष की वजह से या फिर विरुद्ध आहार की वजह से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, फिर चिकित्सा कैसे करते हैं? चिकित्सा वही है, वमन विरेचन शमन हितकर आहार का सेवन कराएंगे। विरुद्ध आहार लगातार सेवन करने से वह साथ में हो गया है तो अल्प मात्रा में उपयोग किया हुआ मनुष्य तीव्र अग्नि हो, तरुण वय हो, स्निग्ध शरीर युक्त हो, नित्य व्यायाम करने वाला बलवान, विरुद्ध आहार अधिक कष्ट नहीं देता है। ठीक है, अगर बहुत टाइम तक हम लोग विरुद्ध आहार का सेवन कर भी रहे हैं और बॉडी हमारी साथ में हो गई और हमारे में ये सारी चीजें अच्छी हैं कि अग्नि तेज है, स्निग्ध है, व्यायाम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आता है पथ्य अपथ्य आहार। तो इसका श्लोक ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि वही चीज़ है, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो याद कर लीजिए, वरना आप पास तो बिना याद करे भी हो जाएंगे। तो पथ्यम पथोन्मेतम यदोक्त मनसा प्रियम यच्च अप्रिय अपथ्यम च नित्यम तू लक्षेत मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष गुणांतरम प्राप्यम तदिति दृश्यन्ते ते भवस्तथा तथा। ठीक है, चरक का सूत्र स्थान का 25वां चैप्टर का है श्लोक। पथ्य और अपथ्य आहार क्या होता है वो यहाँ पे बताया गया है। अब देखते हैं इस श्लोक का मतलब क्या है, कि ऐसे आहार आदि द्रव्य जो हार्म हार्म जो हो हार्मफुल हो हमारी बॉडी के लिए, हार्म करने वाले ना हो और मन के लिए प्रिय हो, मतलब हार्मफुल ना हो और मन के लिए प्रिय हो, अर्थात शरीर व मन के लिए हानिकारक ना हो, उसे पथ्य आहार बोलते हैं। और जो आहार आदि द्रव्य पथ में हानि उत्पन्न करने वाला हो, मन के लिए अप्रिय हो, शरीर व मन के लिए हानिकारक हो, उसे अपथ्य कहते हैं। तो ये चीजें थी पथ्य और अपथ्य
का डेफिनेशन में। अब पथ्य कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। यह पथ्य व अपथ्य द्रव्य सभी व्यक्तियों के लिए सेम नहीं होते, ठीक है? हर इंसान के लिए कोई चीज़ अगर पथ्य है, कोई चीज़ अगर हितकर है, तो ज़रूरी नहीं है वो हर इंसान के लिए उतनी अच्छी होती ही पथ्य उतनी ही हितकर हो, नहीं हो सकता। एक के लिए वो अच्छी है, दूसरे के लिए वो हानि पहुँचा रही है। तो सबके लिए अलग-अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी मात्रा है, कितना कौन-सा काल है, किस तरीके से वो पकाया गया है, कौन-सी भूमि या प्लेस है या फिर उसकी बॉडी कंपोज़िशन क्या है और कौन से दोष की प्रधानता है, ठीक है? फिर यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ पथ्य और सर्वश्रेष्ठ अपथ्य दिया हुआ है कि शूक, शमी देखो, इसमें शूक धान्य में सबसे अच्छा क्या होता है? लोहित या फिर रक्तशाली, रक्त मतलब लाल। लाल चावल जो होते हैं वो शूक धान्य में सबसे अच्छा होता है। सर्वश्रेष्ठ अपथ्य यवक जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ अपथ्य होता है। शमी में मूँग और अपथ्य है माश। तो मूँग की दाल सबसे अच्छी और माश या फिर उड़द की दाल सबसे खराब। उदक पानी में सबसे अच्छा अंतरिक्ष का या फिर आसमान का जल और सबसे बेकार वर्षा ऋतु में जो नदी का जल होता है। लवण मतलब नमक में सबसे अच्छा सैंधव लवण और सबसे खराब ऊसर लवण। शाक में जीवंती सबसे अच्छी, सरसप या फिर सरसों बोलते हैं, सरसों का साग जो होता है वो सबसे खराब। मृग मास में एड़ और सबसे खराब गोमांस। पक्षी के मांस में सबसे अच्छा लावक पक्षी का मांस होता है या लाव पक्षी का मांस होता है और सबसे खराब काण कपोत का होता है, ठीक है। बिलेशय मांस गोधा का, अब सबसे बेकार भेग का। मत्स्य मांस मतलब मछली का सबसे अच्छा रोहित या फिर रोहू मछली का मांस, सबसे खराब चिलचिम मछली का मांस। सर्पी मतलब घी, गाय का सबसे अच्छा और अवी का सबसे खराब। शीर गाय का अच्छा और अवी का खराब। स्थावर स्नेह में तेल सबसे अच्छा, कुसुम सबसे खराब। कंद में श्रृंगवेर मतलब अदरक सबसे अच्छी और आलू सबसे खराब है। देखो सबसे ज्यादा आलू यूज करते हैं, तब भी अ, आपको यहाँ पता चल रहा है कि ना अपत्य है, लेकिन आपकी बॉडी खाते खाते साथ में हो गई है तो उससे दिक्कत नहीं आती। तो ये अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ना कि सबके लिए जरूरी नहीं है कि जो अपत्य हो वो सबके लिए अपत्य हो। जो साथ में हो गया उस चीज के लिए तो उसके लिए अपत्य नहीं होगा। फल में सबसे अच्छा ऋतिक मतलब द्राक्षा या फिर निकुच, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अपत्य में। इक्षु विकार में सबसे अच्छा शर्करा, फिर मिश्री भी बोलते थे, और सबसे खराब राब या फिर पाणित होता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके एग्जाम्स में आएगा और आप ये लिखेंगे तो ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे। अब वही चीज है, आहार में आप कहीं भी चले आइए यूट्यूब में, इस तरीके का कंटेंट नहीं मिलेगा। वो बस ऊपर-ऊपर से चीज़ें बता देंगे और उसके बाद कहेंगे ठीक है बस इतना ही आएगा, और फिर जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तब आपको पता चलता है अरे इतना तो कुछ नहीं पढ़ा था। जो पढ़ा था उसमें से कुछ आया ही नहीं, हमारा अच्छा नहीं हुआ पेपर। फिर है षड्रस भोजन महत्व, मतलब जो 6 रस होते हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो इन 6 रसों का भोजन करना चाहिए। क्यों? सर्व रस अभ्यासो बल कारणम, एक रस अभ्यासो दौर्बल्य कारणम। मतलब सारे रसों के अभ्यास करें, सारे रस का हम लोग ग्रहण कर रहे हैं तो बल प्रदान करेगा, एक रस का अभ्यास कर रहे हैं तो वो दौर्बल्य प्रदान करेगा। तो सभी जो 6 रस होते हैं ऐसे अभ्यास करने वाले व्यक्ति बल की वृद्धि के कारण करने में एवं एक रस का अभ्यास दौर्बल्य उत्पन्न करने में श्रेष्ठ होता है। तत्र सर्व रसम प्रवरसात्म, तो जो सारे रसों को ले रहा है तो वो प्रवरसात्म है, ठीक है। फिर इसके बाद ये छोटी-छोटी डेफिनेशन है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। समाशन, विषमाशन, अध्यशन, पथ्य एवं अपथ्य दोनों को मिलाकर खा रहे हैं तो शमशन या समाशन बोल रहे हैं। असमय, अविधि और अमात्रा मतलब गलत समय पे खा रहे हैं, गलत तरीके से खा रहे हैं और गलत मात्रा में खा रहे हैं तो इसको विषमाशन बोल रहे हैं। कि और किए गए आहार का पाचन से पहले ही पुनः भोजन कर लिया तो इसे अध्यशन बोल रहे हैं। तो ये तीनों वर्ड्स जो होते हैं ये कहीं एज पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
कभी कोई पूछ ले कि समाशन क्या होता है या विस्माशन क्या होता है? ठीक है? फिर उसके बाद आहार द्रव्य वर्गीकरण। हाँ, तो आपके सिलेबस में भी ये भी दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ आहार या फिर आहार द्रव्य वर्गीकरण। तो महर्षि चरक ने कौन-कौन से बोले थे? वो देखिए कि महर्षि चरक ने 12 बोले थे। कौन सा? शूक, शमी, माश, शाक, फल, हरित, मध्य, जल, गोरक्ष, इक्षु, कृतान, आहारोपयोगी वर्ग। तो ये 12 होते हैं। ये आपने कह सकते हैं कि पदार्थ विज्ञान में भी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे याद कर लीजिए। ये आहार में 12 तरीके के आहार होते हैं। शुक इसका श्लोक भी इम्पोर्टेंट है, अगर श्लोक याद करना चाहें तो श्लोक याद कर लीजिए, चरक संहिता में आपको मिलेगा। शूकदान, शमिदान, माश, शाकल, आश्यान, हरित मद, अम्बु, जल, गोरख, इक्षु, कृतान आहार उपयोगी नाम। तो ये सारी चीजें हैं। 10 दे चापरो कृतान आहार उपयोगी नाम। तो इस तरीके का श्लोक है, ये चरक में है। तो चरक से जाके आप देख सकते हैं चरक संहिता में। बाकी आएगा आपके द्रव्य गुण में जब आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड ईयर में जब पहुंचेंगे तब आपके आएगा। बाकी यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि चरक ने आहार वर्ग कितने बताए थे, कौन-कौन से वो वर्ग थे और उनमें कौन-कौन सी चीज़ें आ रही थी। तो शूकधान मतलब सीरियल्स और मिलेट्स आ गए, शमीधान मतलब जो दालें हैं वो आ गई, मांस में जो फ्लेश है, जो मीट है वो आ गया, शाक में वेजिटेबल्स आ गई, फल में फ्रूट आ गए, हरित में लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, मध्य में बेवरेजेस जो भी पीने वाली चीज़ें होती हैं वो, जल में पानी, गोरक्ष वर्ग में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, क्षु विकार में शुगर केन और उसके प्रोडक्ट्स, और कृतान में कुक्ड फूड और आहार। कृत और अकृत देखो दो होते हैं। कृत मतलब होता है चौका लगाया हुआ, अकृत मतलब होता है चौका बिना लगाए। तो जो चौका लगा रहे हैं उसे बोल रहे हैं कुक्ड फूड, और आहार उपयोगी जिसमें स्पाइसेस और तेल ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, आचार्य वाग्भट ने आहार वर्गों को पहले द्रव्य और अन्न वर्ग में विभाजित कर द्रव्य और अन्न वर्ग अलग अलग दो अध्यायों में कराया। फिर इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो शूकधान में एग्जाम्पल याद रखिएगा, रक्तशाली, महाशाली, कलम, शाकोनहत, चूड़क, पष्टिक, व्रीहि, गोधूम आदि। तो इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट है? रक्तशाली जो सबसे श्रेष्ठ था, व्रीहि याद रखिए, गोधूम आपका आता है यहाँ पे। फिर शाली में शूकधान, शमीधान। तो इसमें शाली दिया हुआ है, शूकधान के अंदर वाला ही एक टॉपिक है। तो यहाँ पे बताया गया हेमंत ऋतु में उत्पन्न होता है, इनका वर्ण श्वेत होता है, रक्तशाली फॉर एग्जाम्पल। और फिर व्रीहि धान्य कौन कौन से होते हैं? या वर्षा ऋतु में उत्पन्न होता है, इनका वर्ण कूटने पर श्वेत हो जाता है, जैसे षष्टिक। इसको डेली खाना चाहिए। अभी एक श्लोक आएगा कि डेली कौन कौन से द्रव्यों को खाना चाहिए, तो वो श्लोक आएगा तो अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो कुछ ऐसा है, षष्टिकान शाली मुद्गान सैंधा वमल के यवान। तो वो वाला श्लोक जब आएगा तो वो याद रखिएगा। फिर आता है शूकधान। तो शूकधान, शूक युक्त धान्य को शूकधान्य कहते हैं। ठीक है, जैसे यव। तो सिंपल शूक क्या होता है? जिसमें कांटे होते हैं। फिर आता है शिम्बी। तो शिम्बी अर्थात फली से उत्पन्न इनमें दो दल होते हैं, इन्हें वैदल भी कहा जाता है। उदाहरणार्थ मुदक। शुद्र धान्य। तो इसमें क्या है? कुधान्य एवं तृण धान्य को शुद्ध धान्य का पर्याय बताया गया है। उदाहरणार्थ कंगू। तो बस इतना है, बहुत ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें ये याद रखिए कि ये 12 जो होते हैं, इनके अंदर कौन-कौन से टाइप्स होते हैं। जैसे शूक धान्य में हम लोगों ने पढ़ा शाली धान्य, उसके बाद व्रीहि, शूक, शिम्बी, शुद्ध, ये सारी चीज़ें आई। दूसरा आता है शमी धान्य, तो जिसमें जो भी दालें होती हैं, वो आती हैं।
अब कौन-कौन सी दालें हैं? तो यहाँ पे सारी जो दालें वाले हैं उनके बारे में दिया हुआ है। एक बार पढ़ने को हो आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं। बस याद रखिएगा कुछ एग्ज़ाम्पल, ठीक है? मूँग, उड़द, अरहर, मसूर, चना, मटर, ठीक है? संस्कृत नाम भी उनके याद रखिएगा कि उड़द दाल को माश बोलते हैं, मूँग को मृतक बोलते हैं, अरहर को आडकी बोलते हैं, ठीक? फिर उसके बाद आ जाइए तीसरा वर्ग है मास वर्ग। इसमें जो भी मास वर्ग में हेडिंग्स हैं बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, चरक ने बताई हैं। कौन-कौन से तरीके के पशु पशु-पक्षियों के मांस होते हैं? पहला है प्रसह। प्रसह क्या होता है? जो पशु-पक्षी अपने भोजन को छीनकर करते हैं, वह प्रसह कहलाते हैं। जैसे चाष, वायस, भास और कुरुर। भूशय, भूशय क्या होता है? ऐसे प्राणी जो बिल में रहते हों, उन्हें भूशय कहते हैं। जैसे गोधा, शल्लक। आनूप, जो आनूप देश में रहते हैं, उनको आनूप कहते हैं। जैसे महिष, गव्य, गज, वराह, रुरु। वारिशय, जो जल में निवास करते हैं, उन्हें वारिशय बोलते हैं। कूर्म, करकट, मत्स्य, शुक्ति, शंख एटसेट्रा। ऑयस्टर और पर्ल, ये वाली जो चीज़ें होती हैं। जलेचर, जलेचर में जल में जो चलते हैं, उन्हें कहते हैं हंस, कौंच, बक, प्लव और उत्क्रोश, सारस। ये सारे इसके एग्ज़ाम्पल हैं। कोई भी 2 एग्ज़ाम्पल, 3 एग्ज़ाम्पल जो आपको याद हो रहे हैं, वो याद कर लीजिए। फिर आता है जांगम। तो जांगम में जो ऐसे पशु-पक्षी जो भूमि पर रहते हैं और जंगल में विचरण करते हैं, जांगल वर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे शरभ, शाश, उरण, हरिण, एड़ और कुरंग। इसमें आप अपने हिसाब से भी अगर आपको कुछ पता है तो वो डाल सकते हैं। विशिकर क्या है? जो अपनी चोंच या पैर से कुरेद-कुरेद कर खाते हैं, उन्हें विशिकर बोलते हैं। जैसे लाव और कपिंजल और तीतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रत्युत क्या है? जो चोंच या पैर से आघात करके खाते हैं। जैसे कपोत, कोकिल, भृंगराज। इन दोनों में अंतर आता है, तो ये दोनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए। फिर कौन-कौन से मांस नहीं खाने चाहिए? तो ये देखो यहाँ दिया हुआ है, जो खुद मर गए हों या फिर बहुत ज़्यादा मोटे हो गए, बहुत बूढ़े हो गए, बहुत छोटे हैं, विष से मर गए, ठीक है? या अन्य देश में रहने वाला पशु-पक्षी अन्य देश में पालन हुआ हो, साँप को नहीं, हिंसक जंतुओं द्वारा मारा गया हो, ऐसे मांसों को नहीं खाना चाहिए। फिर फिर ये मांस और फिर से एक बार दिया हुआ है, तो इसको आप स्किप करिएगा। फिर आता है उपरोक्त दोष रहित मांस ग्रहण करता है। हुँ, टच करने से वो ऊपर-नीचे हो जाता है ना पेज। अगर हाँ, जो अभी हम लोगों ने दोष बताया, अगर उन वो दोष नहीं है किसी मांस में, तो वो ग्रहण करेंगी, बल की वृद्धि करेंगी। कौन-कौन से गुण होते हैं मांस में? तो ये दिया हुआ है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर शाक वर्ग आता है वेजिटेबल। तो सिंपल इसमें वेजिटेबल वाली चीज़ ही हैं। भावमिश्र ने निम्न शाकों का वर्णन किया है: पत्र पुष्प, नालकंद, संस्वेदज तथा शाक षड्विधम मुद्दिष्टम गुरु विद्या द्यो उत्तरम। ठीक है? तो 6 प्रकार के शाक बताए हैं। ये इम्पोर्टेंट है, बस ये याद रखिएगा। फिर आता है फल। तो फल में भी बहुत ज़्यादा है नहीं, आपको पता है कि कौन-कौन से फल होते हैं, कैसे-कैसे फल होते हैं। तो यहाँ पे फल के कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, आप ये याद कर सकते हैं। ठीक है? तो ये फल में आ गया, बाकी हरित में जो लीफ़ी वेजिटेबल आती हैं, वो हरित में आ जाता है। इसमें ये आपको देखना है कि ऐसी वेजिटेबल होनी चाहिए जो अच्छी हो। ऐसा ना हो कि जो एकदम बेकार हो, जो जो सूख गई हो, जो खराब हो गई हो, जिसमें फंगस लग गया या फिर उसमें गंध-वंध आ रही हो, तो ऐसे नहीं आपको लेना है। मध्य में बेवरेजेज़ आ जाते हैं, तो इसमें अम्ल रस होते हैं, इसलिए ये रुचिकारक होते हैं, रुचिकारक। ये अपने हृदय को अच्छे लगते हैं।
उष्णवीर्य होते हैं, अम्ल विपाकी होते हैं। सारे जो नए मद्य होते हैं वो गुरु और दोष को बढ़ाने वाले होते हैं, जबकि जो पुराने जो होते हैं मद्य, वो दोषों को और स्रोतों को खोलने वाले होते हैं। ठीक है, अभी इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके लेवल पे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये छोड़ दीजिएगा। जल वर्ग, हाँ ये इंपॉर्टेंट आता है आपके लेवल पे। तो ये श्लोक है भाव प्रकाश का, तो ये भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है श्लोक, तो रहने दीजिए। बस हाँ, एक बार पढ़ लीजिए कि ये श्रमहर होता है जल, क्लमहर होता है मूर्छा पिपासा तंद्रा वमन विबंध दूर करता है, बल कारक होता है बल प्रदान करता है, निद्राहर होता है, हृदय होता है अपने जो बॉडी है उसको अच्छा लगता है। ठीक है, अव्यक्त रस वाला होता है, इसका कोई रस नहीं होता, अजीर्ण का शमन करने वाला होता है, सदा हितकर होता है, अच्छा होता है, शीतल होता है, लघु होता है, स्वच्छ होता है, मधुर आदि रसों का कारण होता है, अमृत के समान जीवन प्रदान करने वाला होता है। ठीक है, फिर इसमें और दिए हुए हैं दिव्य जल के स्वाभाविक गुण। फिर भूमि के अनुसार जल में, जल के कौन कौन से रस हैं? श्वेत भूमि में कषाय रस, पांडु में तिक्त, कपिल में क्षार, ऊषर में लवण, पर्वत से गिरने वाले में कटु, कृष्ण तो काली मिट्टी वाले में मधुर। तो ये चीज है। फिर अव्यक्त रस जल के जो प्रकार हैं तो वो है इंद्र, कार, हिम, ये तीन आ जाते हैं। और उत्तम पेयजल कौन सा है? जिसमें कषाय और मधुर रस युक्त हो, सूक्ष्म हो, पिच्छल रहित हो, मतलब चिकना ना हो, लघु गुण वाला हो, और यह जल स्निग्ध व कफकारक नहीं होता है, नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये तीन आपको याद होनी चाहिए कि अव्यक्त रस जल के प्रकार हैं। बाकी ये भूमि के अनुसार जल के रस हैं कि कौन कौन सा रस होता है जल में। फिर शरद ऋतु के जल कौन कौन से होते हैं? अब यहाँ पे बताए गए हैं उसके गुण क्या होते हैं। शरद ऋतु में जल है तो उसके ये गुण होंगे, हेमंत में है तो ये गुण है, शिशिर में है तो ये गुण है। तो ये बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये छोड़ सकते हैं आप। अगर आपको खुद के नॉलेज के लिए पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, आपके आगे काम आएगा। ठीक है, फिर ग्रीष्म ऋतु के जल क्या है? अभिशंदी। ठीक है, ये एक अलग इम्पोर्टेंट आ जाता है। फिर नदियों के जल का गुण क्या है लिखा हुआ है, बस एक बार पढ़ लीजिएगा। वापी क्या होता है? तड़ाक क्या होता है? उत्स क्या होता है? ठीक है, तो ये भी टाइप्स हैं कि कहाँ कहाँ से वो उत्पन्न होते हैं, या फिर उनकी जगहों के हिसाब से उनके एग्जाम टाइप्स दिए हुए हैं। वापी, तड़ाग, उत्स। ठीक है, नीचे के स्थान से जल धारा ऊपर की, तो इसे फव्वारा फाउंटेन बोल सकते हैं, वापी को कुआं बोल सकते हैं, तड़ाक को तालाब बोल सकते हैं। सर, सर क्या है? झील, झील बोल सकते हैं। हम्म, ठीक है, प्रस्त्रवण, जल की धारा को झरना, झरना बोल रहे हैं। इजी हो रहा है। तो ये इतने टाइप के हैं, कूप, तालाब, उत्स, सर और प्रसव। कौन कौन से जल का उपयोग नहीं करना चाहिए? अभी हम लोगों ने देखा था कौन कौन से जल का उपयोग करना चाहिए। जो वो उन वो गुण जिसमें ना हो, उन जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे पिच्छल है, क्रीमी है, उसमें कीड़े पड़ गए, पत्तियां गिरी हुई हैं, शैलाब, कीचड़ आया है, उसमें मलमूत्र के सड़ने से सड़न हो गई हो, स्वाभाविक वर्ण वाला ना हो, स्वाद ना हो, खराब हो गया हो स्वाद, सांद्र हो, दुर्गंध युक्त हो, ऐसे जल को ना पिए। फिर वरुणालय मतलब समुद्र का जल। ठीक है, फिर गोरस वर्ग, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स आते हैं। इसमें सिंपल सी बात है कि दूध और दूध के विकार, जैसे दूध, दही, तक्र, नवनीत आदि का वर्णन किया गया है। सुश्रुत संहिता और भाव प्रकाश में इनका अलग अलग वर्ग में वर्णन किया गया है, जैसे दूध वर्ग, दही वर्ग, तक्र वर्ग, नवनीत वर्ग और घृत वर्ग। सामान्य गुण क्या है? तो सामान्य गुण बस यही है, रस मधुर होता है, गुण स्निग्ध होता है, वीर्यशीत होता है, और क्या करते हैं? ब्रहण करते हैं, प्रीणन करते हैं, वृष होते हैं, शुक्रल होते हैं, मेद अपनी बॉडी को, मतलब दिमाग को तेज करते हैं, बल्य बॉडी को बलता प्रदान करते हैं, मन को प्रसन्न करने वाले होते हैं, जीवनीय होते हैं, समर होते हैं, श्वासकाश, रक्त पित्त का नाश करते हैं, संधान कारक सभी प्राणियों के लिए साथ में होते हैं, देश व दोषों का समन शोधन करने वाले होते हैं, तृष्णा मतलब प्यास को हरते हैं, अग्नि दीपक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, तृष्णा निग्रह।
जब मतलब पिपासा रोग हो जाता है, जिसमें बहुत प्यास लगती है, तो उसमें क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। अग्नि दीपक होता है, क्षीण व शत में श्रेष्ठ होता है। क्षीण शत मतलब जैसे किसी को बहुत ज्यादा धातु का क्षय हो गया या फिर शत हो गया, तो उसको बोल रहे हैं। शत ही आगे चल के राजक्षमा का रूप ले लेता है। अम्ल पित्त शोष गुल्म उदर रोग अतिसार ज्वर दहा और शवथु में विशेष उपयोगी होती है। योनि रोग शुक्र रोग बृहदामूत्र रोग, तो मतलब यही सारे दिए हुए हैं, इसमें दूध अच्छा होता है। ठीक है, बाकी ये दिए हुए हैं दूध के गुण और कर्म, कि गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊँटनी का दूध। ये आपने चरक संहिता में पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर आपने ये नहीं पढ़ा कि 8 प्रकार के दुग्ध कौन कौन से होते हैं और उनके क्या काम होते हैं, तो दिस मीन्स आप चरक संहिता अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। जो भी पढ़ा रहा है आपको, उनसे बोलिए कि अच्छे तरीके से पढ़ाए। सिर्फ नाम नाम याद करवाने से चीजें नहीं होती। आपको अच्छे से आयुर्वेद करना है ना, कि ऐसे ही बस किसी तरीके से पास हो जाएंगे, अपना बना बना के लिख के, और फिर बस अपना काम चल जाएगा। नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। अपने फील्ड है, उसको सीरियसली लो। बाकी फील्ड वाले अपने फील्ड को सीरियसली लेते हैं, इसलिए वो उसमें आगे कर पाते हैं कुछ। हमारे वाले तो अपनी फील्ड को एकदम नीचे हीन भावना से देखते हैं, तभी तो कुछ कर नहीं पाते हैं। उनके अंदर कुछ नॉलेज नहीं होती, कोई स्किल नहीं होती, एकदम बिल्कुल ब्रेनलेस हो जाते हैं आगे चल के। फिर क्या करते हैं, फिर कहते हैं कि आयुर्वेद में कुछ है ही नहीं, आयुर्वेद में कुछ है ही नहीं। दूसरों को बताते हैं, दूसरों को भी डिमोटिवेट करते हैं। जबकि यार देखो, जो सही से पढ़ रहा है ना, वो तुम देखोगे कि किस लेवल पे जाएगा आयुर्वेद में। बाकी क्या ही है, जो जिसको नहीं पढ़ना है वो ना पढ़े। फिर दही के गुण बताए गए हैं, तो क्या है, अम्ल है, अम्ल विपाक और उष्णवीर है। अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट आती है, दही, क्योंकि ये इसमें उष्णवीर है और अम्ल विपाक है। बट हम लोग कब खाते हैं इसे, गर्मियों में खाते हैं दही। बट निषेध काल मतलब किस ऋतु में नहीं खाना चाहिए, शरद में नहीं खाना चाहिए, ग्रीष्म और वसंत में नहीं खाना चाहिए। बट हम लोग ग्रीष्म में खाते हैं। कब कौन कौन सी अवस्था में नहीं खाना चाहिए, रक्त पित्त हो गया हो, कफजन्य रोग विकार हो गए हो, दही का सेवन हानिकारक होता है। तो सिंपल, जो दही होता है वो अभिसंधि होता है। अभिसंधि क्या होता है, स्रोतों का अवरोध कर देता है, स्रोतों का अवरोध। तो इसकी वजह से जो दही होता है वो गर्मी में नहीं खाना चाहिए। गर्मी में क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उष्णवीर होता है, अम्ल होता है, तो ये पित्त को बढ़ा देगा, पित्त को बढ़ा देगा। तो पित्त को बढ़ाने की वजह से दिक्कतें उत्पन्न हो जाएंगी, पित्तज रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि गर्मी में दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन स्टिल लोग खाते हैं और उनका पित्त बढ़ता है। लेकिन हाँ, ये कि जो ज्यादा खाता है उसके लिए साथ में भी हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। मंदक क्या होता है, मंदक क्या होता है, जब दूध पूर्णतः दही में परिवर्तित नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ है, ठीक है, उसे मंदक बोल रहे हैं। त्रिदोष कारक है, इसको अभी मत खा लेना, अभी वो बन रहा है। जात दधि क्या होता है, जब पूर्णतः दही में परिवर्तित हो गया, ठीक है। ताजा दही वात नाशक है। दधी सर क्या है, कि दही की ऊपरी की जो मलाई होती है वो दही सर कहलाती है, ये शुक्रल होती है, वृक्ष होती है। दही मंड क्या होता है, कि जल का भाग, जल भाग होता है, उसको हम लोग कहते हैं मंड। कफ वात नाशक होता है, श्रोत शोधन करता है। तक्र क्या होता है, शोफ अर्श ग्रहणी मूत्र ग्रह उदर रोग अरुचि स्नेह व्यापद पांडु विश्व रोग को दूर करता है। तक्र मतलब मट्ठा बोल सकते हैं इसको। नवनीत भी उसी तरीके का होता है, ताजा मक्खन जो होता है संग्राही। अग्नि दीपक हृदय होता है, ग्रहणी अर्श अर्दित एवं अरुचि में लाभप्रद होता है। पीयूष मोरट और किलाट क्या होता है, ये दीप्त अग्नि पुरुषों, इसका उपयोग दीप्त अग्नि पुरुषों में किया जाता है, या गुरु तृप्तिकारक वृष्य ब्रहण और वात शामक है। तो मतलब जिसको जल्दी मोटा होना है, क्या खाए, दही। दही में भी इन सारी चीजों में देख लीजिए कि कौन कौन सी चीजें आपको अच्छे से काम आएंगी। पीयूष क्या है, तो क्या है, प्रसूता गाय का दूध जो होता है उसको पीयूष बोलते हैं। मोरट क्या है, जो जेजेट ने इसे फटे दूध का पानी बताया है, जिससे क्या बनता है, प्रोटीन पाउडर। ठीक है, यही आप लोग खाते हैं पैसा दे दे के। कोई जरूरत नहीं है, दूध लाइए, फाड़ दीजिए, उसका पानी जो है पी जाइए। अब्जॉर्ब होने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, आप छोटी अ, एक चुटकी काली मिर्च डाल दीजिए, मस्त अपना पाचन भी हो जाएगा, दीपन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किलाट क्या है, किलाट क्या है,
फटे हुए दूध का घन भाग जो होता है, जो छेना बोलते हैं जिसे, उसे कहते हैं किलाहट। तक्र पीड पिंड पिंड का क्या होता है? तक्र कूर्चिका कहते हैं। तक्र को छानकर उसका पानी निकालकर बचे हुए घन भाग को तक्र पिंड कहते हैं। विशद गुरु रुक्ष एवं ग्राही, ये भी उसी तरीके का है। ठीक है। घृत क्या है? घृत मधुर और शीत है। ये भी आपको इसका भी श्लोक आता है। घृतम पित्तम अनिलहरम रस शुक्र ओजसामितम निर्वापणम मृदुकरम स्वरवर्ण प्रसादम। तो घृत का श्लोक आएगा चरक संहिता में आगे चल के, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। पुराण घृत क्या होता है कि मद अपस्मार मूर्छा शोष उन्माद विष ज्वर योनिशूल कर्णशूल एवं शिरशूल जैसी व्याधियों को दूर करता है। इक्षु विकार शुगर केन और उसके प्रोडक्ट्स। ठीक है। कौन से? जैसे गुड़ हो गया, शर्करा हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। इक्षु की जाति भी है। जैसे दांतों से चूस कर खाए गए इक्षु रस के गुण बताए गए हैं यहाँ पे। यांत्रिक विधि से निकाले गए इक्षु रस के गुण बताए गए हैं। मतलब दांतों से खा रहे हैं या फिर जो मशीन है उससे निकाल रहे हैं। तो जो दांतों से खा रहे हैं वो ब्रहण करा रहे हैं, स्निग्ध है, शीत है, वृक्ष है, मधुर है, कफवर्धक है, अच्छा होता है। मतलब, और जो हम लोग मशीन से निकाल रहे हैं उसमें विदाहा होता है, विदाह कारक होता है। और छिलके त्वचा आदि भी निकल जाता है, अपक्व होता है, इसलिए विदा उत्पन्न, सिंपल विदा उत्पन्न करता है। गुड़ और शर्करा के बारे में बहुत ज्यादा नहीं डीप में पढ़ना है, तो छोड़ दीजिए। और फिर मधु के बारे में भी ये इम्पोर्टेंट है कि मासिक, भ्रामर, शौद्र, पैतृक, और किसका कौन सा कलर का होता है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट भ्रामर आता है कि जो भौरा होता है उसके, जो मधु होता है उसके कलर का रंग क्या होता है? तो वो श्वेत होता है। माक्षिक का जो नॉर्मल पीली वाली मधुमक्खी बोलते हैं जिसको, वो तैल वर्ण का मधु निकालती है। शौद्र, कपिल, पैतृक, घृत वर्ण। तो घृत क्या क्या नाश करता है? पित्त का नाश करता है। घृतम पित्तम अनिलहरम रस शुक्र ओजशामितम निर्वापणम मृदुकरम सर्वर्ण प्रसादनम। तो पित्त को ये कम करता है। तो जैसे याद रखिए, पित्त का घृत वर्ण होता है, पैतृक का। जिसमें सभी जातियों में माक्षिक मधु जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, और ब्राह्मण मधु विशेष रूप में गुरु होता है। ठीक है। और सुश्रुत में मधु की 8 जातियां ये जो हैं, ये ऊपर की 4, और छात्र, आद्य, और ये जो दोनों हैं ये भी हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार रीडिंग लगा सकते हैं, जस्ट फॉर योर एग्जाम, जस्ट फॉर नॉलेज। मधु के सामान्य गुण बहुत नहीं है, बस ये याद रखिए मधु जो होता है वो योगवाही होता है। योगवाही क्या होता है? कोई बताएगा? किसी को पता है? नहीं पता? योगवाही वो होता है कि जो अपने गुण तो रखे लेकिन सामने वाली औषधि का गुण कई गुना बढ़ा दे। जैसे हम लोगों ने कोई दवाई ली, औषध ली, तो उसको हम लोग मधु के साथ खा रहे हैं। तो मधु के साथ क्यों खा रहे हैं? क्योंकि वो योगवाही है, वो जो औषधि है उसके गुणों को कई गुना बढ़ा देगा। ठीक है। फिर कृतान वर्ग है, कुछ नहीं इसमें भाई, ये कुकड फूड आता है, आहार उपयोगी, इसमें वो आ जाता है तेल और क्या कहते हैं, मसाले। तो इसमें भी जो तेल है, तेल में अलग अलग हैं। एरंड सबसे ज्यादा किस श्रेष्ठ होता है? विरेचन के लिए। सरसप सरसों का तेल होता है। ठीक है। वसा मज्जा के गुण, ये सब आप चरक संहिता में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इसमें डीप नहीं जाना है। एक बार रीडिंग अगर आपको लगानी हो तो लगा सकते हैं, बाकी छोड़ना हो तो छोड़ भी सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है। ठीक है। वसा मज्जा के गुण, चरक संहिता चैप्टर नंबर 13, वहाँ पे आपको श्लोक मिल जाएगा। वहां से एक बार करेंगे तो आपको इजी रहेगा याद करने में। बाकी लिखा तो हुआ ही है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बहुत। बाकी यहाँ पे बैलेंस डाइट बताया गया है, जो भी हमारी बॉडी के लिए एकदम मस्त हो। हाँ, ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। नित्य आहार जो हम लोग को लेने चाहिए। तो षष्टिकान शालिमुद्गान सैंधव आमल के यवान अंतरिक्षम पयः सर्पी जांगलम मधु चाव्य सेत। मतलब षष्टिक आहार, षष्टिक
शाली चावल, या फिर षष्टिकान शाली मृदग, मूंग की दाल, षष्टिकान शाली मुदगान, सैंधव, सैंधव मतलब सैंधव नमक, आमल के आंवला फल जो होता है वो, यवान अंतरिक्षम पया, तो मतलब जो अंतरिक्ष का जल होता है वो, सर्पी, सर्पी मतलब घृत, जांगम, जांगम पशु पक्षियों का मांस, मधु, ये सारी जो चीजें हैं ये आपको रोज 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 खानी चाहिए। रोज अगर खाएंगे तो मस्त अपना बॉडी रहेगा, बैलेंस डाइट बनेगा। षष्टिक शाली यव मधु में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, मुदक मास में क्या होता है, प्रोटीन, सर्पी में क्या होता है, फैट, पय अमल की सैंधव में क्या होता है, विटामिन और खनिज। ये मॉडर्न के हिसाब से भी देख सकते हैं कि कितना सही यहाँ पे आचार्य चरक ने बताया था कि ये चीजें अगर तुम रोज खाओगे तो तुम्हारी डाइट एकदम मस्त रहेगी, बैलेंस डाइट रहेगी। तो उसको हम लोग इस तरीके से रिलेट भी कर सकते हैं। ठीक है। और क्या होता है कि आहार जो होता है वो अग्नि बल की अपेक्षा करता है। आहार की मात्रा जठराग्नि की बल की अपेक्षा करता है, कि मतलब जितनी तेज जठराग्नि होगी उतना ही हम लोग ज्यादा खाएंगे, ये भी आपको पता है। इससे ज्यादा आपके आहार चैप्टर में नहीं आएगा। जितनी भी चीजें आपके एनसीएसएम में था वो सारी चीजें करवाई हैं। इसके अलावा भी जो भी ऐसा था कि हाँ आ सकता है और करना चाहिए, वो सारी चीजें भी थी। और इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो आप पढ़ रहे हैं जिसको, जो चीज आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बता दीजिएगा। बाकी हाँ, डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। बाकी मेहनत मैं कर रहा हूँ, मेहनत आप करिए, दोनों का ही अच्छा होगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ है बायो में, उसमें नोट्स और जो भी सपोर्ट होता है वो मिलता है। बाकी जो डाउट्स होते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी अपडेट्स हैं आगे फ्यूचर में, कौन कौन से नोट्स मिलेंगे, कौन कौन से किस तरीके से चैनल में वीडियोस आएंगी, वो सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स उस पर देते रहेंगे। बाकी दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।